हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सीलेंट टारगेट बैच में। तो आज हम क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 2 20 का दांत का संपूर्ण विश्लेषण और 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो का शेयर करें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विष के दांत के लेखक कौन है। तो दोस्तों, विष के दांत के लेखक कौन है? तो विष के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत किस विद्या की रचना है। तो दोस्तों, विष के दांत किस विद्या की रचना है? तो ये है एक प्रकार का कहानी है। क्या है? तो एक प्रकार का कहानी है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो दोस्तों, विष के दांत किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो गद्य पुष्प में है। किस में है? गद्य पुष्प में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नलिन विलोचन शर्मा आलोचक के लिए प्रसिद्ध हैं। आलोचक के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब किस पद पर कार्य करत थे। तो दोस्तों, सेन साहब किस पद पर कार्य करत थे? तो सेन साहब बाबू के पद पर कार्य करत थे। किस पद पर? बाबू के पद पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था। तो दोस्तों, सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? तो सेन साहब के पुत्र का नाम था खोखा। क्या था? खोखा। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गिरधर का पुत्र कौन था। तो दोस्तों, गिरधर का पुत्र कौन था? तो मदन था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, मदन की उम्र कहानी की शुरुआत में कितनी थी। दोस्तों, ये पूछ रहा है कि मदन की उम्र कहानी की शुरुआत में कितनी थी। तो मदन का उम्र कहानी के शुरुआत में 5 से 6 वर्ष था। कितना था? 5 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब अपनी बेटियों को क्या मानते थे। तो दोस्तों, सेन साहब अपनी बेटियों को क्या मानते थे? तो सेन साहब अपनी बेटियों को कठपुतली मानते थे। क्या मानते थे? कठपुतली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को इंजीनियर या व्यापारी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार का रंग क्या था। तो दोस्तों, सेन साहब की नई मोटर कार का रंग क्या था? तो सेन साहब की नई मोटर कार का रंग क्या था? तो काला था। किस कलर का था? तो काला कलर का था, ब्लैक कलर का। ये भी बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी बहुत VVI प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो इसका मुख्य पात्र है सेन साहब। कौन है? कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो सेन साहब है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खोखा किसका प्रतीक है। तो दोस्तों, खोखा किसका प्रतीक है? तो खोखा मध्यम वर्गीय मानसिकता का प्रतीक है। किसका? मध्यम वर्गीय मानसिकता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब का स्वभाव कैसा था। सेन साहब का स्वभाव कैसा था? तो दोस्तों, सेन साहब का स्वभाव लोभी और दम्भी था। कैसा था? लोभी और दम्भी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत किसका प्रतीक है। विष के दांत किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, विष का दांत लोभ और दिखावा का प्रतीक है। किसका है? लोभ और दिखावा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी में नाग किसका प्रतीक है। कहानी में नाग किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, कहानी में नाग किसका प्रतीक है? तो खोखा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? खोखा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी का व्यंग किस पर है। कहानी का व्यंग किस पर है? तो दोस्तों, कहानी का व्यंग मध्यवर्गीय मानसिकता पर है। किस पर है? मध्यवर्गीय मानसिकता पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खोखा
को परिवार का क्या भविष्य माना गया? तो ये पूछ रहा है कि खोखा को क्या परिवार का भविष्य माना गया? तो दोस्तों खोखा को परिवार का भविष्य माना गया, तो खोखा को व्यवसाय का उत्तराधिकारी क्या माना गया? भविष्य माना गया, तो व्यवसाय का उत्तराधिकारी माना गया। ऑप्शन नंबर 20 सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगला प्रश्न क्या, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों इस कहानी से दिखावे और लोभ से बचने का शिक्षा मिलती है। क्या? दिखावे और लोभ से। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। आप लोग दोस्तों कमेंट करें कि 20 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही है, 20 में आप लोगों का कितना प्रश्न सही है। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कि सेन साहब बेटियों की शिक्षा को क्या समझते थे? सेन साहब बेटियों की शिक्षा को क्या समझते थे? तो दोस्तों सेन साहब बेटियों की शिक्षा को क्या समझते थे? तो व्यर्थ समझते थे। क्या समझते थे? व्यर्थ। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो हमारा अगला प्रश्न है कि गिरधर किस पद पर था? तो दोस्तों गिरधर किस पद पर था? तो गिरधर एक अध्यापक था। किस पद पर? गिरधर एक अध्यापक था। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लड़कियों की पुतली किससे लड़कियों की तुलना किससे की गई? दोस्तों अगला प्रश्न है कि लड़कियों की तुलना किससे की गई? तो दोस्तों लड़कियों की तुलना कठपुतली से की गई। किससे? कठपुतली से। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खोखा और मदन में क्या अंतर था? तो दोस्तों खोखा और मदन में क्या अंतर था? तो खोखा और मदन में क्या अंतर था? तो खोखा क्या था? अमीर था, और मदन क्या था? तो गरीब था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सेन साहब का जीवन किससे प्रेरित था? तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब का जीवन किससे प्रेरित था? तो सेन साहब का जीवन किससे प्रेरित था? तो सेन साहब का जीवन धन और पद से क्या था? प्रेरित था। सेन साहब का जीवन धन और पद से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब किस वर्ग के प्रतिनिधि हैं? सेन साहब किस वर्ग के प्रतिनिधि है? तो दोस्तों सेन साहब मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। किस वर्ग के? मध्यम वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा किस आंदोलन से प्रभावित थे? नलिन बिलोचन शर्मा किस आंदोलन से प्रभावित थे? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा किस आंदोलन से प्रभावित हैं? तो प्रगतिवाद से। किससे प्रभावित हैं? प्रगतिवाद से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? दोस्तों कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश है, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो कहानी का मुख्य संदेश है दिखावा से बचना। कहानी क्या मुख्य संदेश देता है? तो दिखावा से बचना, दिखावा नहीं करना। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विष के दांत शीर्षक के लिए प्रयुक्त है। विष के दांत शीर्षक के लिए क्या प्रयुक्त है? तो विष के दांत शीर्षक के लिए लोभ और दंभ क्या है? तो प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगले प्रश्न है, सेन साहब का चरित्र हमें किससे सावधान करता है? सेन साहब का चरित्र हमें किससे सावधान करता है? तो सेन साहब का चरित्र हमें किससे सावधान करता है? तो दंभ और दिखावे से सावधान करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, खोखा और मदन की तुलना से लेखक क्या बताना चाहते हैं? खोखा और मदन की तुलना से लेखक क्या बताना चाहते हैं? तो ये बताना चाहते हैं वर्गीय मानसिकता का भेद। वर्गीय मानसिकता का भेद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम अगर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सेन साहब अपनी बेटियों को क्यों महत्व नहीं देते? अगला प्रश्न कि सेन साहब अपनी बेटियों को क्यों महत्व नहीं देते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वे बेटियों को कठपुतली मानते थे। क्या मानते थे? वो बेटियों को कठपुतली मानते थे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खोखा का भविष्य किससे जोड़ा गया? दोस्तों खोखा का भविष्य किससे जोड़ा गया? तो खोखा का भविष्य जोड़ा गया था व्यवसाय से। किससे? व्यवसाय से। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि गिरिधर का आर्थिक स्थिति कैसी थी? गिरधर का आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो गिरधर का आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो निर्धन था। कैसा था?
निर्धन था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब के चरित्र का व्यंग्यात्मक पहलू क्या है? सेन साहब के चरित्र का व्यंग्यात्मक पहलू क्या है? तो इनका व्यंग्यात्मक पहलू क्या है? तो उनका लोभ था। क्या था? उनका लोभ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी किस समाज की मानसिकता पर व्यंग्य है? कहानी किस समाज के मानसिकता पर व्यंग्य है? तो मध्यम वर्ग के मानसिकता पर, मध्यम वर्ग के मानसिकता पर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी में खोखा का व्यवहार कैसा है? कहानी में खोखा का व्यवहार कैसा है? तो दोस्तों कहानी में खोखा का व्यवहार कैसा है? तो शरारती था। कैसा था? तो शरारती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मदन का व्यवहार कैसा था? मदन का व्यवहार कैसा था? तो मदन एक क्या था? तो मेहनती था। मदन मेहनती था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सेन साहब अपनी कार से क्या जताना चाहते थे? सेन साहब अपनी कार से क्या जताना चाहते थे? तो दोस्तों सेन साहब अपनी कार से क्या जताना चाहते थे? तो दंभ और प्रतिष्ठा जताना चाहते थे। क्या? दंभ और प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, कहानी का सामाजिक संदेश क्या है? कहानी का सामाजिक संदेश क्या है? तो दोस्तों कहानी का सामाजिक संदेश है दिखावा को त्यागना। क्या है? दिखावा को त्यागना इसका सामाजिक संदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को 40 में कितना प्रश्न सही है। 40 में कितना प्रश्न सही, आप लोग कमेंट में बताएं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेजें ताकि इसका लाभ सभी लोग उठा सकें। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक किस लिए उपयुक्त है? विष के दांत शीर्षक किस लिए उपयुक्त है? तो किस लिए उपयुक्त है विष के दांत शीर्षक? तो ये कहानी के व्यंग को स्पष्ट करने के लिए, कहानी के व्यंग को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सेन साहब किसे महत्वहीन मानते थे? सेन साहब किसे महत्वहीन मानते थे? तो सेन साहब बेटी को महत्वहीन मानते थे। क्या मानते थे? बेटी को महत्वहीन मानते थे। वो बेटी को कोई महत्व नहीं देते थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मदन का चरित्र किसका प्रतीक है? तो दोस्तों मदन का चरित्र निर्धनता और मेहनत का प्रतीक था। किसका था? निर्धनता और मेहनत का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खोखा का चरित्र किसका प्रतीक था? तो दोस्तों खोखा का प्रतीक किसका चरित्र था? तो खोखा का चरित्र किसका प्रतीक था? तो दिखावा और लोभ का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी सही है। दिखावा और प्रतीक का लोभ था। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे को क्या समझते थे? दोस्तों सेन साहब अपने बेटे को क्या समझते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को क्या समझते थे? तो समझते थे व्यापार का भविष्य। अपने बेटे को समझते थे कि व्यापार का भविष्य समझते थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लेखक ने किसकी मानसिकता को उजागर किया? लेखक ने किसकी मानसिकता को उजागर किया? तो लेखक ने किसकी मानसिकता को उजागर किया? तो मध्यम वर्गीय परिवार की। मध्यम वर्गीय परिवार की। ये भी वीवीआई प्रश्न है। ये भी वीवीआई प्रश्न है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, बेटियों को कठपुतली कहने का आशय है। बेटियों को कठपुतली कहने का आशय है। तो बेटियों को कठपुतली कहने का आशय क्या है? वे केवल सजावट की वस्तु हैं। बेटियों को कठपुतली कहने का आशय क्या है? तो वे केवल सजावट की वस्तु हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा किसका कहना था? तो सेन साहब का कहना था, वे केवल सजावट की वस्तु है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कहानी का अंत किस भावना को प्रकट करता है? कहानी का अंत किस भावना को प्रकट करता है? तो कहानी का अंत किस भावना को प्रकट करता है? तो व्यंग को करता है। किसका प्रकट करता है? व्यंग को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप लोग 50वें प्रश्न का जवाब कमेंट में करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग इसका आंसर दें कि इस कहानी की शैली कैसी है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें।